हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वापस से बोलने जा रही हूँ, यूट्यूब में इससे छोटा आपको वन शॉट का वीडियो नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, मैं सारी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो 11th के हो चाहे 12th के हो, मैं कवर करने जा रही हूँ। सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड एग्जाम से एक दिन पहले ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड उसके बाद हम धीरे धीरे जो फॉर्मूलाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। देखो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसमें हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड ये जो रिएक्शन होती है ये स्पॉन्टेनियस होती है। कभी भी कोई आपसे बोले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, इसका मतलब फीसिबल रिएक्शन, जिसमें डेल्टा जी इज लेस दैन ज़ीरो, डेल्टा एस इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, ई नॉट सेल इज ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड के सी इज ग्रेटर दैन वन। ये आप चीज़ याद रख सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओके, अब इसका भी एक ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस हम इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं। किस सेंस में ऑपोजिट है? ये चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, राइट? एंड ये जो रिएक्शन होती है इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि इसमें जो ई नॉट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट विल बी लेस दैन ज़ीरो, डेल्टा जी जिब्स फ्री एनर्जी विल बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ओके, हम सबको पता है जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? एनोड टू कैथोड। तो जो करंट है उसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैथोड टू एनोड। नाउ देयर इज दिस वन थिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है। यहाँ पर जो एनोड होता है, देखो इन जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पढ़ा है एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? अब जैसे मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ एक डैनियल सेल का। डैनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। देखो, जब भी आपकी वैलेंसी इंक्रीज कर रही है या फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स, देखो जब भी आपकी वैलेंसी इंक्रीज कर रही है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, देन इट विल बी एनोड, यानी कि वहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन कहाँ होगा? रिडक्शन नाम से वह चल रहा है, देयर विल बी अ रिडक्शन इन द वैलेंसी। +2 से ये 0 में जा रहा है, तो रिडक्शन हो गया, वैलेंसी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन करे इसने, एंड ये हो जाएगा हमारा कैथोड। अब इस डैनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या फिर वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। किस कंडीशन में? जब हमारा कंसंट्रेशन किसी भी, जैसे जिंक ले लिया, Zn2+ एंड CO2+, जब इनका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा, एग्जाम्पल है, यानी कि 1 हो जाएगा, तब उस टाइम जो डैनियल सेल है हम इसको बोलेंगे गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल। एंड इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट होता है। अब हम बात करते हैं 3 केसेस के बारे में। एनसीईआरटी में भी दिया है एंड आपकी आईएससी की बुक में भी दिया है। देखो, हमारा जो इलेक्ट्रोड है पोटेंशियल है, अगर वो 1.1 वोल्ट से कम हुआ तब इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब वही है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हमने पढ़ा है, इसमें जो Zn है वो एनोड और कॉपर कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन हमारे जाएंगे फ्रॉम Zn दैट इज एनोड टू कैथोड, और करंट जाएगा कैथोड टू एनोड। एंड हमारा जो एनोड में, देखो एक चीज़ याद रखो, समझ लो ये एनोड है, ये हमारा कैथोड है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। यहाँ पर एनोड धीरे धीरे से हमारा रिएक्शन आगे आगे जाता रहेगा, ये डिमिनिश होता जाएगा एंड कैथोड में डिपोजिशन होता जाएगा। तो याद रखना, हमारा जो जिंक है, जिंक इट डिसॉल्व्स एट एनोड, मतलब वो डिमिनिश हो रहा है, एक तरीके से गायब होता जा रहा है। एंड जो कॉपर है जो कि कैथोड पे है
वो डिपॉजिट होते जाएगा, इट विल डिपॉजिट, राइट। नाउ द सेकेंड केस, सेकेंड केस वो है जिसमें हमारा ई एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट। इसमें केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी। अब थर्ड केस हमारा वो है जहाँ पर हमारा ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। उस टाइम ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये डिपेंड किन किन चीज़ों में करता है। पहला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड नाम में आ रहा है तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में डिपेंड करेगा। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स है और इसके जो इसमें जो सोल्यूशन में डिप रहते हैं उसको हम वो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, टेम्परेचर, एंड थर्ड विल बी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे ई। नाउ लेट्स कम टू वन मोर बेसिक थिंग, इट इज हमारा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज बताती हूं आपको। देखो, हम एक टेबल पढ़ेंगे अभी, इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करनी है मैं आपको बताती हूँ। लेकर, भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर चाहे सीएम हो या डीएम, कोई नहीं सुनने वाला, प्रभु है, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, जब पटना और कोलकाता में गोल्ड फेंक कर पानी मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है इसका जो ई होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल, इसका जो जस्ट अ मिनट रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो ये सारी हमारी किसकी सीरीज है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमारा फ्लोरीन का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन विल रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस करेगा क्योंकि इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज अदर्स, बाकियों को ऑक्सीडाइज कर देगा। दैट इज क्योंकि इसका हाई आरपी है तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे ऑक्सीडाइज कर रहा है ये। एंड इसका जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर है इट विल बी हाई, राइट। तो मैं वही बोल रही थी, अगर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हम ले रहे हैं तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर टू अदर्स, दूसरे को रिड्यूस आराम से कर देगा वो। यानी कि इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडाइजिंग पावर। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग अदर्स एंड ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। तो ये और ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे देखो, पहले तो एक चीज़ याद रखो, CHAPA, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ये सारे के सारे हाइड्रोजन से आगे लाई करते हैं। इनका SRP ज़्यादा है, मतलब ये खुद को रिड्यूस करेंगे एंड ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं H2 को। तो अब मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, मैंने कंपेयर कर रही हूँ CO और Na को। देखो Na का जो SRP है वो ज़्यादा है, मतलब इट विल रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस आराम से कर देगा ये। और ये भी कह सकता है इट विल ऑक्सीडाइज
CO, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो कम है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे कोई रिएक्शंस आ जाएगी आपके पेपर में, वो बोलेंगे चलो बताओ ये रिएक्शन फीसिबल है या नहीं। जैसे वो बोल देंगे कि हमने इस मेटल को इस मेटल में मिक्स कर दिया, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो कभी कभी रिएक्शन पॉसिबल होगी, कभी कभी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल किस केस में होगी? अगर समझ लो ये CO है, Na है, तो Na अगर उन्होंने बोला कि इट विल मतलब रिएक्शन में ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि Na2+ की वैलेंसी Na में जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो सही हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका SRP ज़्यादा है, अपने को रिड्यूस करेगा और रिएक्शन में भी रिड्यूस कर रहा है, यानी कि इट विल बी करेक्ट। अब मैंने बात करी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, बट अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड EMF की। देखो, स्टैंडर्ड EMF स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें सुन लो कान खोल के। इसमें है ना कि ये सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एंड हमारा जो E0 सेल जब ग्रेटर होगा 0 से, तो आपको पता है तब रिएक्शन क्या होती है? फीसिबल होती है। स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में जिसमें आपको E0 सेल कैलकुलेट करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, एनोड का प्लस हो रहा है तो कैथोड का माइनस हो रहा है, समझ में नहीं आता है उनको। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगी आपको। हमारा जो E0 सेल है, सिर्फ आपको ये चीज़ याद करने की जरूरत है। इट इज़ इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का जितना, देखो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एंड कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब ये आपकी ड्यूटी है देखना कि क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, राइट? अब जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं करा है, आपको बोल रखा है सिर्फ पोटेंशियल दे रखा कि इस एलिमेंट का पोटेंशियल इतना है, तो आप बोलो कि भाई ये पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जब भी आपको मेंशन नहीं करा गया क्वेश्चन में कि कौन सा पोटेंशियल है, यू विल टेक इट एज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें बोला है E0 की वैल्यू दे रखी है हमें -0.76 और हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है E0 सेल बताओ। अब आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो हाइड्रोजन हमने देखा, हम बोलेंगे अच्छा हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं कि E0 सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 0 प्लस ये SRP था, ठीक है। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन में जो इसकी वैल्यू है ये SRP दे रखी है या फिर SOP दे रखी है। देखो यहाँ पर 2+ वैलेंसी थी, ये 0 में चेंज हो रही है, ये रिडक्शन हो रहा है यानी कि SRP है। तो ये SOP नहीं है, ये SRP है। तो ये SRP दे रखा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो सेल रिएक्शन है उसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें तो 0 से 2+ में सारी ये वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आप ले लोगे SOP ऑफ जिंक 0+, आपके पास SRP दे रखी है। अगर SRP -0.76 है तो SOP उसका ऑपोजिट हो जाएगा 0.76, सो इट विल बी प्लस 0.76 दैट इज 0.76 वोल्ट्स, एज सिंपल एज दैट। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोलते हैं आपको कि A3 माइनस से जा रहा है वो A-2 + 1 इलेक्ट्रॉन एंड इसका E0 दे रखा है 1.5। अब देखो इस केस में क्या है, मैंने आपको अभी तो बताया कि अगर आपको मेंशन नहीं कर रखा है क्वेश्चन में कि वो कौन सा पोटेंशियल आप SRP लेके चलोगे, बट अगर ऐसे केसेस आते हैं इसमें रिएक्शन के साथ आपको दे रखा है E0 की वैल्यू, तो क्या होगा इस केस में? देखो अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, तो ये इसका SOP हो जाएगा, समझे? जैसे इन्होंने नॉर्मल, अगर देखो
मैंने आपको 3 केस बताए, एक केस बताया इसमें पोटेंशियल मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम SRP लेके चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो हमने निकाल दिया है कौन सा SOP है कौन सा SRP है, और मैक्सिमम केसेस में जिसमें नॉर्मल पोटेंशियल दिया रहेगा वो SRP ही निकलेगा। बट इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, ये नीट में भी आया था, एक मैचिंग क्वेश्चन था, तो इसमें क्या करना था आप, ये नीट में या किसी और पेपर में आया होगा मुझे याद नहीं, बट स्पेसिफिकली तो पता नहीं है, बट इतना पता है आया था। तो इसमें ये ऑक्सीडेशन है, तो ये उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही ले रखा है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। हमारे 3-4 फॉर्मूले हैं, मैं सीधे बता दूंगी आपको। ई सेल डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम उतना नहीं है, एंड डेरिवेशन ऑब्वियसली नहीं आते हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln QC। इक्विलिब्रियम के केस में KC हो जाएगा QC के बदले, या फिर ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log QC, क्योंकि हमने ln को चेंज करा था, 2.303 की वैल्यू आती है log QC के साथ। एंड इन जनरल हमारा टेम्परेचर केल्विन में होता है, एंड ई सेल is equal to E naught cell minus 0.059 divided by N log QC. Now this particular formula is used in numericals. Shortest formula है। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि जो हमारा E cell होता है, वो छोटा होता है E naught cell से। E naught cell बड़ा होता है और E cell छोटा होता है। अब जैसे आपको बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में बताओ, इक्विलिब्रियम में हमें पता है हमारा जो ई सेल होता है वो 0 हो जाता है, तो इसमें हम QC को KC के बराबर ले लेंगे। सो हमारा ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, RT अपॉन NF ln KC, या फिर 2.303 RT अपॉन NF log KC, that is 0.059 अपॉन N log KC। अब हम बात करते हैं डेल्टा G की, जिब्स फ्री एनर्जी। इसका आप डायरेक्टली ध्यान रखो, माइनस RT ln KC एंड माइनस NF E नॉट सेल। देखो अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये वन शॉट का कोई फ़ायदा नहीं है, वन शॉट का डिफरेंस तभी तो पता चलेगा जब हम शॉर्ट में सब कुछ डिस्कस करेंगे, एंड एक्यूरेट जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट वाली वही डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्मूलाज। तो जो हमारी जिब्स फ्री एनर्जी होती है, इट इज़ इक्वल टू माइनस RT ln KC या फिर माइनस NF E नॉट सेल। The conditions for feasible cell I have already told you, it is E naught cell greater than 0 and G naught cell less than 0, that is KC greater than 1। ये तो याद ही रखना है। अगर मैंने आपको बोल दी चलो ग्राफ बनाओ E नॉट सेल के बीच में और log KC के बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। स्लोप पूछेंगे तो स्लोप आपकी हो जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाय N, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 2.303 RT अपॉन NF, एक ही बात है। ओके, अब कभी कभी हम लॉग भी सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ही लॉग आ रहा है, तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ लॉग के बारे में। समझ लो आपके पास आ गया है लॉग 1.3 इंटू 10⁻⁷, तो आप क्या करोगे, लॉग 1.3 लिखोगे, प्लस ये जो पावर होती है आगे आ जाती है 7 log 10 लिखोगे, log 10 1 होता है, सो log 1.3 की वैल्यू पुट करोगे एंड 7 इंटू 1 कर दोगे, तो log 1.3 प्लस 7, ये आगे आगे सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा। अब log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तो सबको वैल्यूज पता ही रहनी चाहिए। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की 0.3, log 3 विल बी 0.47, log 4 की होती 0.60, log 5 की 0.69, log 6 की 0.74, log 7 की 0.84, log 8 0.9, log 9 0.95 and log 10 will be 1। ओके, तो अगर मैं बोलूँ मैं ऐसा क्या करूँ इसमें, इस रिएक्शन में, इस फॉर्मूले में मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरी ई सेल की वैल्यू बढ़ जाए। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये है प्रोडक्ट, ये है हमारा रिएक्टेंट। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो इसकी वैल्यू घटानी होगी, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू बढ़ानी होगी या फिर इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी।
तो जब भी आपको ई सेल बढ़ाना है तो आपको नीचे वाला यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसका बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू, एंड ऊपर वाले की वैल्यू कम करनी पड़ेगी. ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करना, देन मैं आपको हिंट दे दूंगी, जस्ट अ हिंट. ये हमारी सेल रिएक्शन है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन्होंने बोला है 0.2905 वोल्ट्स. केसी फाइंड करना है, बट केसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ई नॉट सेल फाइंड करना होगा. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा. अब देखो, ये हमारा ई नॉट सेल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ई नॉट सेल तो तब होता है जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी में होती है. यहाँ पर तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन इट इज़ 0.01 एंड दिस वन इज़ 0.001. तो इस केस में हम ई सेल इसको मानेंगे एंड ई नॉट सेल हमें फाइंड करना पड़ेगा. समझ गए ना? जब भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी में हो या फिर कोई करंट पास या फिर कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा होगा तब हम ई नॉट सेल यूज़ करते हैं. बट अभी तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है ना, तो ये ई सेल हो जाएगा और ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा. देन हमें के सी फाइंड करना पड़ेगा. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सेम रहेगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो. ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता. बट हमारा जो ई सेल होता है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे. अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो ई सेल भी हमारा चेंज होता रहेगा. अब जनरली हमारा जो ई नॉट H2 स्लैश यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे H2 का, वो ज़ीरो मान के चलते हैं हम. चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो. खैर यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये भी मतलब ज़ीरो होगा. दैट इज़ SRP या फिर SOP ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ ज़ीरो. बट व्हाट इफ़ आई टॉक अबाउट नॉर्मल ई सेल, नॉर्मल ई, अभी हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसमें तो ज़ीरो है. लेकिन अगर मैं एनोड पे देखूं, यानी कि हमारा जो EH2 स्लैश H प्लस है, इट विल बी 0.059 इंटू PH. ये आपको याद करना है. इसके पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उतना टाइम नहीं है समझाने का. एंड कैथोड में जहाँ पर हमारी वैलेंसी रिड्यूस हो रही है, इसमें हमारा ई नॉट सेल तो ज़ीरो होगा, बट जो ई सेल होगा इट विल बी माइनस 0.059 इंटू PH. यानी कि ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं, नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल H2 कैथोड का, जब हमारा PH2 कितना है 1 atm, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 atm. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में. इसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर सेम एलिमेंट हमने ले रखा है, उस सेम एलिमेंट का उस सेल रिप्रेजेंटेशन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट इज इट इज एक्टिंग बोथ एज एन एनोड एंड अ कैथोड. तो उस केस में हमारा जो ई नॉट सेल है इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. जैसे ये है, ये देखो यहाँ पर इसका वो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर इसी ए का रिडक्शन हो रहा है, इसी एक ऑक्सीडेशन और इसी ए का रिडक्शन हो रहा है. तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल. इसकी जो ई नॉट की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी. यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग एनोड अपॉन कैथोड. यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा एंड नीचे वाले में आपका रिएक्टेंट आ जाएगा. हाँ, वैसे मैंने आपको लॉग का तो बता ही दिया आइडिया. अगर आपको बाय चांस एंटी लॉग निकालना पड़ गया तो उसका भी बेसिक बता देती हूँ. एंटी लॉग ऑफ 2, बस 10 रेज़ टू द पावर लगा दो 2, ये आपका आ गया. आपको बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ -5, 10 रेज़ टू द पावर -5 लगा दो, आ गया. बट अगर आपको बोलेंगे ये एंटी लॉग निकालो 6.3 का, तो सबसे पहले आप ऐसी तरीके से इसको प्लस करोगे जिससे कि आपकी एक की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 0.3 log 2 is 0.3, so it will be into 2.
ऐसे होते हैं आपके एंटी लॉग वाले क्वेश्चन। तो कंफ्यूजन मेरे को स्टार्टिंग में हुई थी, वो शायद से आपको भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं होगी कंफ्यूजन उसके रिगार्डिंग, बट कोई बच्चे रिलेट कर सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ। देखो ये आपका हाफ H2 है, गैशियस फॉर्म में है, H+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 m है, H+ 0.001 m हाफ H2 PT क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है हमारा, गैशियस फॉर्म है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि चलो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। इन सब में H+ ही है, H ही है, एक ही का रिडक्शन हो रहा है, एक ही का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट विल एक्ट लाइक अ कॉन्सेंट्रेशन सेल वेयर ई सेल, ई नॉट सेल तो 0 हो गया, ई सेल हो जाएगा -0.059 डिवाइड बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या लोगे, रिएक्टेंट क्या लोगे, खुद देखो। ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट एंड ये आपका रिएक्टेंट है एंड ये आपका प्रोडक्ट है। तो वैल्यू किस किस की दे रखी है आपको, प्रोडक्ट की 10⁻⁻8 डिवाइड बाय रिएक्टेंट, एक मिनट, हाँ 10⁻⁻8 और उसके बाद 10⁻⁻3। ये था हमारा प्रोडक्ट, ये था हमारा रिएक्टेंट, ये भी है बट इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, हम इसकी लेंगे। हाँ तो मैं आपको क्या बोल रही थी, अब क्वेश्चन आता है इसकी n की वैल्यू कितनी होगी। हम सबसे पहले कौन सी रिएक्शन देखेंगे, ये वाली। तो देखो हाफ H2 इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, 0 से H+ में जा रहा है, तो इट विल बी इक्वल टू H+ + 1 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे हमने यहाँ पर हाफ क्यों लिया है, देखो हाफ और हाफ काटेंगे तो एक H बनेगा एंड अगर इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसने एक को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हाफ H2 क्यों आया है, इट इज़ जस्ट टू बैलेंस द चार्जेस एंड द एलिमेंट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। जस्ट अ मिनट, देयर इज सम इंटरप्शन। सो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें आपको n की वैल्यू बतानी है, पहले आप खुद निकालना, उसके बाद मैं बताऊंगी। यू हैव टू फाइंड ई सेल, आपको प्रेशर 1 दे रखा है 600 mm एंड प्रेशर 2 आपको 420 mm दे रखा है एंड ये हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द रिएक्टेंट एंड दिस विल बी हाँ ठीक है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ई सेल इज इक्वल टू -0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये चेंज हो रहा है हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 दैट इज 420 डिवाइडेड बाय 600। तो क्या है इसमें, यहाँ पर आपका H2 है, ये चेंज हो रहा है H+ में। ये जो आपका H2 है जिसकी वैलेंसी 0 है, ये +1 में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए रिएक्शन बनाओ। जो H2 है वो चेंज हो रहा है H+ में, तो पहली बात तो ये 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा दो। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, सो दिस विल बी 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 लग जाएगा। सो रिएक्शंस हमारी हाइड्रोजन की थी, बट किस तरह से, किसी में रिडक्शन हो रहा है, किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे n फाइंड कर रहे हैं, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड ये भी कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा इसमें रिएक्टेंट है। नाउ कम्स कंजर्वेशन ऑफ जिब्स एनर्जी। एक चीज़ तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो E0 होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो होती है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कंजर्व नहीं हो सकती है एंड ना ही ये एडिटिव है नेचर में। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। A बन रहा है A+2, वहाँ से बन रहा है A+3, वहाँ से बन रहा है A+5, राइट। अब आपसे बोलेंगे चलो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन गोइंग फ्रॉम 0 वैलेंसी टू +5,
समझ लो इसकी वैल्यू हमने 0.2 ले ली है, 0.3 ले ली है, 0.4 ले ली है। तो बहुत सारी क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से यहाँ जाना है तो इन सबको प्लस कर देते हैं। बट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट इट इज़ नॉट एडिटिव, ये कंजर्व नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमें जिब्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। तो बहुत डेरिवेशन है इसमें छोटी सी, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस ये याद रखो कि आपको कैसे निकालना है ई नॉट। इसमें देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितने का डिफरेंस है? 2 का, सॉरी हाँ 2 का डिफरेंस है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना पोटेंशियल है? 0.2, प्लस कर दो। यहाँ से यहाँ जाने में कितना है? 1 है, तो 1 इंटू 0.3 प्लस यहाँ से यहाँ जाने में कितना है? 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय टोटल ए से लेकर a + 5 का कितना डिफरेंस है? 0 से 5 जाने में कितना है? 5। सो दिस विल बी द आंसर। अब हम एक नए टॉपिक पे मूव करते हैं जो है हमारा कंडक्टेंस। देखो हमारे 2 टाइप की कंडक्टेंस होते हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या फिर मेटालिक कंडक्टेंस। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस किस पे डिपेंड करेगा? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, क्योंकि मेटालिक कंडक्टेंस है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हो रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी कुछ इसका रिलेशन होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी टॉक अबाउट इज टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो जो मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखो। अब दूसरे की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, सॉल्वेशन पे, विस्कोसिटी में, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। बट अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होता है वो आयंस की वजह से होता है। तो आयंस भी जल्दी जल्दी इधर उधर भागेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम आते हैं एक और टॉपिक में जो आपने पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। कंडक्टेंस का ऑपोजिट होता है जो जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम पर ओम बोलेंगे, या फिर इसको आप महो भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको सीमेन भी बोल सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कंडक्टिविटी, नहीं मैंने बोल दिया, हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ तो ये है आपका कंडक्टिविटी के से जो रिप्रेजेंट होता है। ये है ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो रो होता है। तो ये है कंडक्टिविटी और ये है रेजिस्टिविटी। इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? पर ओम, पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा ओम मीटर। दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। याद कर लो ये फॉर्मूला अच्छे से, अरे R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, याद कर लो अच्छे से। इसमें जो हमारा ये रिलेशन बहुत सारे मतलब फॉर्मूलेस में काम आने वाला है। अब एक और होता है, इट इज़ सेल कांस्टेंट। इसको G स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इट इज़ इक्वल टू L अपॉन A। L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया। कभी कभी आपको एरिया नहीं दिया जाता, आपको पाई आर स्क्वायर यूज़ करना पड़ता है उस केस में। अब जैसे मेरे पास सेम सेल है बट सोल्यूशन डिफरेंट है, सेम सेल है लेकिन सोल्यूशन डिफरेंस है, तो हमारा जो G0 है इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि R1 K1 इक्वल्स टू R2 K2। अब बोलोगे भाई ये अचानक से रिलेशन कहाँ से आ गया? अरे खुद सोचो ना, हमारा यहीं से डिराइव कर लेते हैं। R अपॉन रो इक्वल टू L अपॉन A होता है, यानी कि R इंटू 1 अपॉन रो यानी कि रेजिस्टिविटी ऑपोजिट होती है कंडक्टिविटी के, तो कंडक्टिविटी के होती है इज इक्वल टू L अपॉन A। L अपॉन A अभी पढ़ा है, G स्टार होता है, तो ये R1 K1 इक्वल्स टू R2 K2 यहीं से आ जाता है। एंड जी का एक और फॉर्मूला है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, इसी से सारी चीज़ें डिराइव हो जाएगी। और ये भी पता रहना चाहिए कि जी क्या होता है, जी स्टार L अपॉन A, के ए अपॉन L इक्वल्स टू के अपॉन जी स्टार। ये भी यहीं से डिराइव हो रखी है, खुद करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है के अपॉन सी। अब ये है हमारा कंडक्टिविटी और ये है हमारा कंसंट्रेशन। तो क्वेश्चंस में लोग किधर गलती करते हैं?
अगर हमारा K दे रखा है पर ओम पर मीटर में, मीटर, तो इस केस में हम K/C इंटू 1000 को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इसकी यूनिट आएगी पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल. बट व्हाट इफ K is per ohm per centimeter, then it will be K into 1000 divided by C and इसकी यूनिट आ जाएगी पर ओम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. पर ओम को आप सीमेन भी लिख सकते हो. सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या रिलेशन है? इट इज इक्वल टू K अपॉन N. यहाँ पर जो N है वो नॉर्मेलिटी है एंड N नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन इनटू N फैक्टर. भाई K/C तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी भी होता है, तो इसके हमें दो फॉर्मूले पता चल गए. एक तो पता चल गया कि हमारा जो लैम्डा इक्विवेलेंट है वो K/N है, दूसरा वो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय N फैक्टर. ठीक है, इसमें यूनिट सारी सेम रहेगी, बस डिफरेंस क्या आएगा? पर ओम सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर लगा देना. मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया है. पर इक्विवेलेंस, वहाँ पर मोल आ रहा था ना, यहाँ पर इक्विवेलेंस आएगा. अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं. इट इज़ वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिश्ता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का? देखो, मैं इसको शॉर्ट में याद करवा रही हूँ. इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं सिर्फ बोल के समझा देती हूँ. अगर आप कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो आपकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाएगी. ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. रीजन बस ये है कि जो हमारे नंबर ऑफ आयन्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हमारा कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा. बट अगर मैं बोलूँ मैंने कंसंट्रेशन कम कर दिया है, डाइल्यूशन बढ़ा दिया है, तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? K/C, यानी कि ये मोलारिटी होती है ना कंसंट्रेशन, K/N इंटू V, सॉरी हाँ K/N इंटू V. तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी. सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कभी भी आपको बोलूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूँ, डाइल्यूशन बढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो कंडक्टिविटी होगा वो भी घट जाएगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ कंडक्टेंस क्या होगा, देन वो इंक्रीज कर जाएगा एंड जो लैम्डा m है इट विल इंक्रीज. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास KNO3 है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl या फिर HCl है, मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन. इसमें रूट C में होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m0 माइनस A अंडर रूट ऑफ C. तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा एंड स्लोप हमारा माइनस A है. y इक्वल्स टू mx प्लस C से आप डिराइव कर सकते हो. मैंने बोला मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COH. तो उस केस में आपको पता है क्या होगा? कंसंट्रेशन अगर मैंने घटाया तो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो इंक्रीज कर जाएगा. तो हम बनाएंगे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब नए टॉपिक पे आते हैं. इट इज कोलोरोसिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. इसमें एक चीज़ याद रखना, सिंपल सी है. अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा मुझे एक और चीज़ बतानी थी आपको, शायद से मैंने मिस आउट कर दिया है, बट मैं आपको बता देती हूँ. हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है कभी कभी वो इतना कम हो जाता है कि डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. बात एक ही है, कॉन्सेंट्रेशन कम करो डाइल्यूशन बढ़ाओ. मैं मतलब एक तरीके से अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस केस में मेरी जो मोलर कंडक्टिविटी है इट विल बी इक्वल टू
इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इनफाइनाइट से भी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसमें इसका अगर आपको निकालना है NaCl का लैम्डा एम नॉट, तो आप क्या करोगे, लैम्डा Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसकी वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पेपर में ही दी जाएगी। अब अगर आपको बोले लैम्डा एम नॉट निकालना है आपको CaCl2 का, तो आपका जो ये है Ca2 प्लस के बराबर है एंड 2Cl माइनस के बराबर है, यानी कि लैम्डा एम नॉट ऑफ कैटायन दैट इज Ca2 प्लस 2 है नहीं, तो 2 लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। बट अगर मैं आपको बोलूँ लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट निकालना है मुझे CaCl2 का, तो इसमें ये डिपेंड नहीं करेगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। जैसे यहाँ पर हम 2 लगा रहे थे ना, क्योंकि ये 2Cl माइनस था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप सीधे करोगे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट Ca2 प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट Cl माइनस। यहाँ पर कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं यूज़ होगा, बट आपको जो निकालना है पेपर में वो इसी से रिलेटेड आएगा। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा की। अल्फ़ा होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका एक फॉर्मूला याद कर लो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम कैसे निकालोगे, K/C इंटू 1000/1000 का मैंने आपको केस बता दिया है। लैम्डा एम नॉट ऊपर वाले मेथड से आप निकाल सकते हो। सो बेसिकली ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं अब। अच्छा याद रखना, ये K है ना, ये है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत बार हम इसको कंडक्टिविटी सोच जाते हैं, जो कि गलत है। इट विल बी इक्वल टू C⁴/1 माइनस अल्फा। तो पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, तब आप इसमें पुट करके डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक। इसके अंदर 2 सब हेडिंग्स है, बस तब चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है हमारा, पहले तो आपको याद करना पड़ेगा Q का फॉर्मूला क्या होता है, I/T। ठीक है, अब इसमें हम 2 टाइप के पढ़ने जा रहे हैं, एक है क्वालिटेटिव एंड एक है क्वांटिटेटिव। पहले क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं। इसमें फैराडेज का फर्स्ट लॉ आता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद करो, M इज इक्वल टू ZQ। ZQ इज द, देखो Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। एंड जो Z की वैल्यू होती है वो होती है हमारी M/NF। M है हमारा मोलर मास और Q मैंने अभी आपको लिखा है IT। तो MIT/NF होती है हमारी M की वैल्यू। दिस इज मास, दिस इज मोलर मास। उसके बाद हम एक टर्म 1 फैराडे आपने सुना होगा, उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब अप्रॉक्सीमेटली। बट क्या आपने कभी सोचा ये एग्जैक्टली है क्या? दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको दे दिया 2O2 माइनस गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये रिएक्शन समझा देती हूँ, उससे पहले आप में से थोड़े बहुत कंफ्यूज रहेंगे कैसे रिएक्शन हो गई है। देखो यहाँ पर कितने O है, 2 है, तो यहाँ पर भी हमारा O2 है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बट 2 ये भी तो हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए ऐसा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आपको बोलेंगे कि 4 मोल्स के लिए कितना चार्ज, 4 मोल्स ऑफ O2 के लिए कितना चार्ज, तो आप बोलोगे अच्छा ये देखो, इसको स्टोइचियोमेट्री से कैसे कर सकते हो। मैंने आपको, अगर आपने मेरी मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हो, तो उसमें आपको स्टोइचियोमेट्री मैंने शॉर्ट में समझा रखी है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या है, ये ऊपर 1 मोल लिख देना एंड इसमें कितना चार्ज है 4F, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4F, और यहाँ पर 4 मोल्स ऑलरेडी दे रखे हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा ये, चार्ज विल बी इक्वल टू 4 × 4 डिवाइड बाई 1 दैट इज 16। या फिर नॉर्मली अगर आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, ऐसे ही बोल सकते हो, भाई देखो 1 मोल के लिए 4F है तो 4 मोल के लिए 4 × 4, सीधे कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ये शॉर्ट है इनफैक्ट, बट आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे करना है। अब जैसे आपको दूसरी रिएक्शन दे दी है, 2Cl माइनस विल गिव 2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये रिएक्शन समझा देती हूँ। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है और 2 से मल्टीप्लाई करो 1 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। यहाँ पर जैसे 1 मोल ऑफ Cl2 बन रहा है,
तो कितना चार्ज, 2 फेराड। 2 × 96500 से मल्टीप्लाई करके कूलम में निकाल देना आंसर, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा फैराडेज का सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वांटिटेटिव है, लास्ट में क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इसमें क्या है, अगर मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करा है, अगर मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करा है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, तो जो मेरा मास का रेशो होगा ना, इट विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास का रेशो, यानी कि Ma/Mb विल बी इक्वल टू W/Wb इक्वल टू EA/EB। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और हमारा जो नॉर्मेलिटी था उसका क्या था, जस्ट फॉर रिकॉलिंग, कॉन्सेंट्रेशन इनटू n फैक्टर, और इसका कितना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो आपको बस यही याद रखना है कि आपका चार्ज का रेशो अगर सेम है, तो अगर मास का रेशो विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट का रेशो। इसी से सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। डब्बा तो बन नहीं पा रहा है, बट कोई नहीं, ऐसे चला लेते हैं काम। हाँ, अगर आपको कभी बोले क्वेश्चन में, अगर आपको बोले चार्ज ऑन मेटल कैटायन निकालो, मेटल कैटायन का चार्ज, एक तरीके से आपको बोल रहे हैं कि भाई n फैक्टर निकालो, और कुछ नहीं। बहुत सारे कंफ्यूज आते हैं, बोलते हैं चार्ज Q इक्वल्स टू IT का फॉर्मूला, बट I और T दोनों तो दिए ही नहीं है। अरे भाई, आपको चार्ज ऑन मेटल कैटायन बोल रहे हैं ना, तो n फैक्टर ही तो निकालोगे। जैसे एसिड में आप H+ का देखते हो, बेस में OH- का देखते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दिस इज द क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें छोटा सा ऑर्डर याद करना है आपको, SO4 CO3 NO3 से ज़्यादा OH- का, और सबसे ज़्यादा Cl- का। ये किस चीज़ का ऑर्डर है, ये किस चीज़ का ऑर्डर है, ये है हमारा, ये मैंने लिखा नहीं, ये किस चीज़ का है। सो ये आपका ऑर्डर है कि सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज करता है, एनोड में सबसे ज़्यादा Cl- करता है। अब मैंने आपको क्यों बताया, ये इसके पीछे भी एक लॉजिक होगा। देखो क्वेश्चन में आपको बोल देंगे, चलो बताओ, अगर हमारे पास मोल्टन NaCl है, तो इसके प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताओ। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि कैथोड लेना, एनोड लेना। कैथोड में क्या क्या आएगा आपका, एक तो सोडियम आएगा, और एनोड में क्या आएगा आपका, Cl आएगा, Na+ आएगा, Cl- आएगा। अब इसका आपको क्या कराना है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। Na+ को हमें चेंज करना है किस में, Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव Na, इसका हो गया रिडक्शन, प्लस से 0 में जा रहा है। Cl- का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये हाफ Cl2 + 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे भाई ये रिएक्शन कैसे हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2Cl- विल गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, सेम रिएक्शन है। कैसे, देखो ये Cl- था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, एक एटम है, तो हाफ Cl। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो किस एंटायर रिएक्शन को, 2Cl-, ये इससे कट जाएगा तो Cl2 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, सेम ही बात है। तो यहाँ पर आपका कैथोड में क्या बन रहा है, सॉलिड Na, और आपका Cl2 गैस बन रहा है एनोड में। ये तो थी सिंपल सी बात, नॉर्मल बात। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्वस CuSO4 सोल्यूशन का बताओ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैंने ले लिया आपके लिए कैथोड, ये ले लिया मैंने आपके लिए एनोड। इसमें आ जाएगा आपका कॉपर, H+ भी आ जाएगा। बोलोगे अरे H+ कहाँ से आया, अरे एक्वस है भाई, एक्वस में क्या आता है, पानी आता है, पानी में क्या आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएगा, तो H+ हमने यहाँ ले लिया, और एनोड में हमारा SO4 आ जाएगा और OH- आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ये बनेगा या फिर ये बनेगा कैथोड में। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो, ऑल मिनरल वाटर जिद करो, फिर चाहे CM हो DM हो, कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। ये था, तो इसमें हमारा कॉपर बनेगा, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें CHAPA आपको याद करवाया था ना, क्या बताया था कि वो H+ से आगे है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, खुद को रिड्यूस करेंगे, बाकियों को तो ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इट विल ऑक्सीडाइज
H प्लस, इसलिए इसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। सिंपल से याद कर लो, इसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये आ जाएगा कैथोड में। और हमारा अभी मैंने आपको इसको ऑर्डर बताया था, OH सबसे ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा Cl माइनस है, बट यहाँ तो Cl माइनस है ही नहीं, तो OH से क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन बना देगा। सिंपल सी बात। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला एक्वस CuSO4, बट इस बार मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रखा है, यानी कि सेम मेटल का इलेक्ट्रोड ले रखा है मैंने, तो कैथोड में क्या बनेगा, कैथोड में क्या बनेगा, Cu2 प्लस और H प्लस, और यहाँ पर क्या बनेगा, SO42 माइनस, OH माइनस, बट कॉपर भी तो है, कॉपर का इलेक्ट्रोड आप एनोड की कैटेगरी में डालना, तो दोनों में यहाँ भी कॉपर बनेगा, यहाँ भी कॉपर बनेगा। इंटरेस्टिंग राइट। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक्वस NaCl ले लिया मैंने, बट ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा पानी है इसमें। कैथोड ले लिया, एनोड ले लिया, यहाँ पर बन जाएगा अमोनिया, या फिर यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर आपने ले लिया Cl माइनस, या फिर आपने ले लिया OH माइनस। अब वैसे तो देखो, यहाँ तो आपको पता है क्या बनना है, यहाँ पर आप लेकर भारत सरकार का नाम, इस यहाँ तो आपका HO बनना है, H2 गैस बननी है। अब आप बोलोगे अच्छा ये Cl माइनस है, ये OH माइनस है, तो ये तो Cl2 बनेगा यहाँ, बट यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है कि यहाँ पर OH माइनस क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस। ओवर पोटेंशियल एक टर्म दिया होगा, उसको पढ़ना था आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, बट मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मैंने लिया है एक्वस NaCl एंड Hg एज द इलेक्ट्रोड, ये आपका होमवर्क है। तो आपको मेरे को बताना है कि कैथोड में क्या बनेगा और एनोड में क्या बनेगा। वैसे तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, बट स्टिल यू कैन कॉमेंट down. That was all for the one shot of electrochemistry. I will be making more such videos related to class 11th and 12th chemistry, and also हम physics में move on करेंगे, but firstly we need to complete the chemistry portion. ये सारे one shots है, एग्जाम से एक दिन पहले बहुत काम आएंगे, अभी से पढ़ोगे तो अभी से काम आएंगे। That was all for the video. Like this video, subscribe to my channel, hit the notification bell for the latest updates. Bye.